तो मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं थी। मैं जब मेरा रिज़ल्ट आया तब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। उसके पहले मैं ज़ीरो थी, ना सोशल मीडिया पे थी, ना कोई ज़्यादा फ्रेंड्स थे मेरे। मुझे ये 2024 वाला निकालना है तो निकालना है, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी सैक्रिफाइसेज़ क्यों ना करना पड़े। आपकी आज की जर्नी, आपकी आज की मेहनत आगे रंग लाएगी, फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने उस टाइम पे ये किया नहीं। तो आप डेडिकेटेड होके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं जिस सोसाइटी से निकल के आई हूँ, वहाँ पे जनरली पेरेंट्स अगर लड़की ग्रेजुएशन तक वो पढ़ाते हैं, फिर वो शादी पे ही कि अब बड़ी हो गई, अब शादी कर देते हैं। इनफैक्ट ये प्रिपरेशन भी मैंने अपने घर से ही रह के की है, कोई बाहर मैंने पढ़ने नहीं गई। जब यूनिफ़ॉर्म पहनी तो वो अलग ही फीलिंग आती है। वो जब पहनती हूँ तभी वो मतलब लगता है कि कुछ अचीव किया है मैंने। जब नज़दीक से देखो तो खुशियों के आँसू आएँ, तू अपनी नज़रों को वो मंज़र देना। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं पूजा गुप्ता मैम। मैम की बात करें तो 2019 एसएससी सीजीएल से 1 साल एक्साइज इंस्पेक्टर में सर्व किया, उसके बाद 2020 से ईएसओ ज्वाइन किया। इस वीडियो को लड़कियां एंड तक देखें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैडम अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, तो उन्होंने घर का काम ये सब कुछ भी किया, घर को मैनेज भी किया और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करी और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करी। बाकी मैडम की स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से पढ़ाई करती थी। सारा कुछ पढ़ाई इनका ऑनलाइन तरीके से रहा, घर बैठ के पढ़ाई करी और कुछ जब एग्जाम के लिए मेंस वगैरह के लिए कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने कोर्सेज वगैरह लिए थे, वो भी ऑनलाइन ही लिए थे, तो वो सब भी हम जानेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ऑलिव बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट। तो मैडम कैसे हो, बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री। थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं आपके थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूंगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर ये कब आपने ज्वाइन किया था और ये सो कब हुआ, इस बीच एक सारी चीज एग्जाम का कैसे सारा प्रोसेस रहा। एक्साइज इंस्पेक्टर मैंने एसएससी सीजीएल 2019 से ज्वाइन किया। वो उसकी ज्वाइनिंग अक्टूबर 2022 में आई और एएसओ मैंने एसएससी सीजीएल 2020 से ज्वाइन की, जिसकी ज्वाइनिंग अभी जून में आई है। ओके, तो एक्साइज इंस्पेक्टर का कैसा एक्सपीरियंस रहा और कहाँ पे आपकी कोयम्बटूर में पोस्टिंग थी, राइट? जी, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्साइज इंस्पेक्टर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी अच्छी जॉब है ये, काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं, काफ़ी टॉपर्स लोग इसे अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे जॉब करके। कई बार सर्च में भी जाने का मौका मिला। वहाँ पे सिर्फ एक्साइज इंस्पेक्टर में अपने बैच से सिर्फ मैं ही एक लड़की थी, बाकी सारे लड़के ही थे। तो मुझे थोड़े अपॉर्चुनिटीज़ होते थे रेट वगैरह सर्च पे जाने को, होम विजिट में। और बाकी तो डेस्क जॉब और फील्ड जॉब दोनों मिक्स है ये, दोनों एक्सपीरियंस आपको मिलता है, मोनोटोनस नहीं है, अच्छी जॉब है। हाँ, तो इसमें लड़कियां कम आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? लड़कियां कम आ रही है, एक तो मेरी लोकेशन काफ़ी दूर थी, तो वहाँ कई लोग लड़कियां ज्वाइन ही नहीं करती, उतना दूर जाना ही नहीं चाहती। और ऐसा कोई जॉब बुरी नहीं है, जॉब काफ़ी अच्छी है। लड़कियों का एवरेज रेशियो इसमें कम ही है, काफ़ी कम है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है, बट मोस्टली मेरा जो लोकेशन काफ़ी दूर था, ये भी हो सकता है, लोकेशन भी एक इशू है। और मोस्टली लड़कियां गवर्नमेंट जॉब में कम ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास में वाले लोग ही जनरली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और लड़कियों का थोड़ा पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि शादी का थोड़ा उन पे प्रेशर होता है, जैसे कि मेरे ऊपर भी था, तो इस वजह से भी इनका रेशियो कम है इस जॉब में। ओके, हम इस चीज पर भी बात करेंगे डिटेल में, आपका कैसा शुरुआती सफर रहा, कैसे सारी चीज मैनेज करी। और एक्साइज इंस्पेक्टर में एक यूनिफॉर्म का चार्म होता है। हाँ जी। तो यूनिफॉर्म कब कब पहनने का मौका मिलता है आपको जॉब के दौरान, और आपने कब पहनी थी? जब फर्स्ट टाइम पहनी आपने तो वो 3 स्टार शोल्डर पर देखे, तो सेल्फी वगैरह लिया और कैसा मतलब फील हुआ? मेरी पहचान ही उसी से हुई, फर्स्ट जॉब थी मेरी। और मेरी फैमिली में लोगों ने मुझे एज ए 3 स्टार से ही मतलब लोग बोले कि डायरेक्ट 3 स्टार पे गई है बिटिया, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी सुनने में। और जब यूनिफॉर्म पहनी तो वो अलग ही फीलिंग आती है। वो जब पहनती हूँ तभी वो मतलब लगता है कि कुछ अचीव किया है मैंने। मेरी जो स्ट्रगल रही, मेरी जो जर्नी रही, वो आज सक्सेस है। पहनना होता है वो जनरली 26 जनवरी के दिन और 15 अगस्त के दिन, वो भी कंपल्सरी नहीं है, मगर पहन लो तो अच्छा है। और जॉब के दौरान तो नहीं है पहनने का वैसा कुछ रूल। बाकी अगर कोई फंक्शन हो, कोई मीटिंग हो स्पेशल, जहाँ पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं,
बाहर से, तो आप उस टाइम आपको पहनने होते हैं। ओके, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर वहाँ आपने सर्व किया, फिर आपने एएसओ ज्वाइन किया, तो इसका क्या प्रोसेस होता है? जैसे वहाँ छोड़ा होगा, आपने रिजाइन दिया होगा, तो उसका कुछ प्रोसेस होता है, क्या होता है? हाँ, उसके लिए अगर आपने पहले से एग्ज़ाम दे रखा है, तो आपको जॉइनिंग करते समय आपको इंटीमेशन देना होता है कि आपने ये एग्ज़ाम दे रखा है और आप मे बी आगे सिलेक्शन होगा तो आप इसमें जॉइन करोगे। तो इसलिए इससे क्या होता है कि ईज़िली आपको एनओसी मिल जाती है, टेक्निकल रिज़िग्नेशन मिल जाता है, वरना सीनियर्स थोड़ी दिक्कत करते हैं कि नहीं आपने इंटीमेट क्यों नहीं किया कि आप डिपार्टमेंट छोड़ने वाले हो या आप अनदर जॉब जॉइन करने वाले हो। तो मैंने जॉइन करते के साथ ही इंटीमेट कर दिया था कि मैंने सीजीएल 2020 दे रखा है, मेरा अगर उसमें सिलेक्शन हो गया तो मैं उस जॉब को मैं जॉइन कर लूँगी, मुझे उससे अच्छी लोकेशन मिल जाएगी तो वो इंटीमेशन दे दी थी। जब मेरी रिजल्ट आ गया तो फिर से मैंने एक बार और इंटीमेट कर दिया कि मेरा इस पोस्ट पे चयन हो गया है और मैं फाइनली इस जॉब को रिजाइन करके मेरी जब ज्वाइनिंग लेटर आएगी तो मैं उसे ज्वाइन कर लूँगी। ओके, तो मुझे एनओसी और टेक्निकल रेजिग्नेशन आसानी से मिल गया, 1 वीक लगे उसमें। ओके। अभी आपकी जर्नी पे चलते हैं, शुरुआती दिनों के दौर की बात करते हैं। तो आप बिहार से बिलोंग करते हो, राइट? बिहार में कहाँ से बिलोंग करते हो? बिहार में मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिहार शरीफ से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो आपका शुरुआती बचपन कैसा रहा? शुरुआती पढ़ाई-लिखाई 10th 12th कहाँ से हुआ? मैं काफ़ी बहुत अच्छे स्टूडेंट भी नहीं कि बहुत अच्छा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट थी मैं। अपने स्कूल्स में, अपने क्लास में मैं हमेशा टॉपर रहती थी, एक रोल ऐसे-वैसा ऐसा होता था और बाकी वैसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर वैसा कुछ नहीं रहा, एवरेज स्टूडेंट ही थी। 12th और ग्रेजुएशन सारे कुछ स्कूलिंग मैंने अपने होम टाउन से ही करी है। इनफैक्ट ये प्रिपरेशन भी मैंने अपने घर से ही रह के की है, कोई बाहर मैंने पढ़ने नहीं गई मैं। ओके, तो आपके एरिया में मतलब बिहार जहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने के लिए कैसा माहौल है? किस तरीके के मतलब लोग सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं? मैं जिस सोसाइटी से निकल के आई हूँ, वहाँ पे जनरली पेरेंट्स अगर लड़की ग्रेजुएशन तक वो पढ़ाते हैं, फिर वो शादी पे ही कि अब बड़ी हो गई, अब शादी कर देते हैं, वैसा थोड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आप वैसे में भी आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा-सा आपको अपने पेरेंट्स को समझाना होता है, उन्हें विश्वास दिलाना होता है कि नहीं आप कर लोगे। और आपको उनके विश्वास पे खरा उतरना भी होता है, आप मेहनत करोगे तो उन्हें लगेगा ही लगेगा कि बिटिया पढ़ रही है, वो उनकी बच्ची पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, तो उसे इस फील्ड में जाने दें। तो मेरे ऊपर भी था शादी का प्रेशर, बट मैंने पेरेंट्स को बोल रखा था कि मैं निकाल लूँगी, मैं कर लूँगी, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो उन्होंने दिया और मैंने अभी हो सकता है आपके यहाँ से, आपके एरिया से कुछ लड़कियां देख रही हों कि पूजा दीदी यहाँ से निकल कर गई और एक्साइज इंस्पेक्टर बनी, अभी दिल्ली में एएसओ में ज्वाइन किया उन्होंने, उसको सर्व कर रही हैं। तो उनके लिए आप क्या कहोगे? मतलब वो उनको भी ऐसे फेस करना पड़ रहा हो, उनके पेरेंट्स शायद उस तरीके से सपोर्ट ना कर पा रहे हो, तो अगर वो चाहते हुए भी ना निकल कर आ पा रहे हो तो उनके लिए क्या कहोगे? या फिर उनके पेरेंट्स देख रहे हो तो उनको क्या बोलोगे? मैं सबसे पहले पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी बेटा हो या बेटी दोनों को इक्वली सपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएँगे तो उससे आपके लिए ही अच्छा होगा। आगे चल के उन्हें कोई दिक्कत का सामना करना पड़े तो वो खुद ही वो टैकल कर लेंगे। और लड़कियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, लड़के या लड़कियाँ, वो पढ़ाई पे फ़ोकस रहें। इस जर्नी में ऐसा नहीं कि आपके काफ़ी पैसे खर्च होने वाले हैं, लड़कियों के तो इनफैक्ट फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं लगते हैं, मेरे भी कोई पैसे नहीं लगे। तो आपको ज़्यादा बस आप बुक्स होनी चाहिए आपके पास। आजकल ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन को अच्छे से, ऑनलाइन फैसिलिटी को अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं चला के। और ज़्यादा पैसे वगैरह की रिसोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है, आप एक रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करो, उसी पे फ़ोकस रहो, आपका निकल जाएगा, बस आपका हार्ड वर्क और आपका मेहनत, वही। ओके, चलिए अब आपकी तैयारी पर आते हैं। तैयारी आपने कब शुरू करी? और शुरुआती जो एक होता है कि वहाँ पे तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे आपके पास, है ना? और ना आप बाहर कहीं कोचिंग लेने गए, तो घर से शुरू करना बहुत टफ है। तो कैसे स्ट्रेटजी बनाई, कैसे शुरुआती रिसोर्सेज जुटाए? और पहले तो ये कि सीजीएल और एसएससी ये सब के बारे में कैसे पता चला आपको? स्टार्टिंग में मेरे पास ना कोई बीटेक की डिग्री थी कि मैं प्राइवेट जॉब ले सकती थी, और मुझे हाउसवाइफ भी नहीं बनना था कि शादी करके मैं हाउसवाइफ बन जाऊँ। तो मेरे पास ऑप्शन ही एक ही थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ। तो सीजीएल के बारे में तो मुझे बाद में पता चला, जब मैंने मतलब इससे इस जॉब में जाते हैं या उस जॉब में जाते हैं, ये मुझे बाद में पता चला। मैं सारे फॉर्म भर देती थी, एमटीएस हो, एलडीसी हो, सीजीएल हो, या फिर अपने स्टेट के कोई फॉर्म में भर देती थी। तो इस जर्नी के दौरान मैं मॉक टेस्ट वगैरह पहले बेसिक में क्लियर की, मैथ्स वगैरह, मैथ्स के बुक ला के मार्केट से, इंग्लिश के मैंने सारे बुक्स लाए, मैथ्स के बुक लाए, बेसिक मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मॉक टेस्ट लगाया, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे इस चीज़ में करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर एमटीएस की मैंने तैयारी, एमटीएस की, एलडीसी की, चाहे किसी में भी हो जाए मेरा, तो ऐसा था। तो बुक्स वगैरह ला के मैंने पढ़ना स्टार्ट किया।
फिर सीजीएल का मुझे कोचिंग में पता चला, मैं 3 महीने की कोचिंग गई थी मॉक टेस्ट लगाने के लिए। वहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिलता है कि आप 2 घंटे एटलीस्ट बैठ के मॉक टेस्ट दो, और कंपटीशन वहाँ पे बना रहता है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के। तो मैं 3 महीने मॉक टेस्ट लगाई थी, तो पहले मेरे पास मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। तो फिर वहाँ कोचिंग ज्वाइन करने के बाद लगा कि नहीं, लोग इंटरनेट से काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, काफ़ी अच्छे यूट्यूब पे कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री में। तो फिर मैंने घर पे मोबाइल के लिए वो पापा से बात की, उन्होंने दिया। तो फिर मैं जनरली ऑनलाइन देखना शुरू की यूट्यूब से। फिर धीरे-धीरे एसएससीजीएल के टॉपर्स के इंटरव्यू देखने स्टार्ट की, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिला मुझे। उनके स्ट्रैटेजी देख के लगा कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। प्री में कुछ अच्छे मार्क्स आ गए, उसके बाद वो होता चला गया। ओके, तो फिर जैसे सीजीएल के अटेम्प्ट की बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका कब हुआ और इसके पीछे पहले मतलब कौन से एग्जाम दिए, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल? मैंने सीजीएल का, मेरा ये 2019 का पहला अटेम्प्ट था, और इसके पीछे मैंने एमटीएस दिए, एलडीसी दिए, और एसएससी के ही मैं एसएससी पे मैं फोकस थी। मुझे बैंक के भी कई ऑप्शन थे, बट मैं एसएससी के ही फॉर्म भरती थी। ओके, तो कैसे स्ट्रेटजी कैसे बनाई, जैसे घर पे कितने घंटे पढ़ना होता है और जैसे घर के और काम भी देखने हैं आपको, मम्मी की हेल्प भी करानी होती है, लड़कियों के लिए एक अलग स्ट्रगल होता है। मम्मी के साथ काम करना, किचन में खाना वाना, ये सब भी थोड़ा हेल्प करना पड़ता है। वो सब मैनेज करके कैसे पढ़ाई करते थे, पूरा रूटीन कैसा रहता था जब आप सीरियस पढ़ रहे थे? और आपने तो पहले अटेम्प्ट में ही निकाल दिया सीजीएल घर से रह के, तो बहुत टफ रहा होगा, कैसा रहा वो सब? एक्चुअली गर्ल्स को थोड़ा इशू होता है, घर पे काम करना होता है। मम्मी को थोड़ी हेल्थ इशू थी, तो घर के काम वगैरह भी देखने होते थे। तो ये मेरा निश्चित नहीं था कि मैं इस टाइम पे ही पढ़ूंगी। मुझे जब टाइम मिल जाता था तब मैं पढ़ लेती थी, लेकिन हाँ, मैं ऑनेस्टी के साथ मैं जो पढ़ूंगी वो बिल्कुल साफ माइंड से वो पढ़ूंगी। तो 8 घंटे तो मोस्टली मैं पढ़ती थी, कोशिश करती थी। सुबह उठ के मॉर्निंग में मैं पहले कुछ क्लासेस यूट्यूब से कुछ देख लेती थी, स्ट्रेटजी वाली वीडियो टॉपर्स के। फिर एक आरबीआई चैनल के शुभम जैन सर से एसएससी की सारी अपडेट मिलती रहती थी, वो देखते रहती थी, कब कौन से फॉर्म आ रहे हैं, कब कौन से रिजल्ट आ रहे हैं, वो चीज़ देखती थी। और फिर उठने के बाद मैं कुछ क्यूज़ थे वो लगाती थी, और फिर अपने घर का काम करने में लग जाती थी। घर के काम करके फिर जैसे ही टाइम बचता था, फिर दोपहर में मैं 2-3 घंटे निकाल लेती थी पढ़ने के लिए, 3-4 घंटे पढ़ लिया। बीच में 1 घंटे रेस्ट भी कर ली, सो गई। फिर शाम में कुछ काम रहे, घर पे काम रहे, वर्क रहे, वो करके खाना वाना बना के फिर पढ़ना स्टार्ट। ओके, ये सब जब कर रहे होते हैं तो एक सेल्फ डाउट होता है कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो मुखई नगर में रह के तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके पास बेस्ट रिसोर्सेज है जो हमारे पास नहीं, तो एक सेल्फ डाउट होता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो एक मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है इस जर्नी में, क्योंकि पढ़ाई लगातार आपको एक दिन पढ़ने से तो होगा नहीं सिलेक्शन, आपको कंटिन्यूसली 6 महीने 1 साल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अपने आपको मोटिवेट कैसे रखते थे, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? आपका जैसे स्टडी रूम आपने बना रखा हो तो कोई मोटिवेशन चार्ट्स कोट्स लगा रखे होंगे, क्या था? नहीं, ऐसा कोई चार्ट्स तो नहीं लगा रखी थी मैं भी सीरियसली। मैं अपना रूम, मेरे रूम में मैं पढ़ाई करूँगी, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ। मैं गेट लगा के मैं अपना पढ़ाई करती थी। कभी होता था, डाउट्स आते थे मन में कि मैं क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं, इतने-इतने बच्चे इस फॉर्म में इस सीट पे बैठते हैं, या सीजीएल के फॉर्म भरते हैं, 30-35 लाख बच्चे करीब भरते हैं हर साल। तो मैं सेल्फ डाउट होता था, मैं मिरर में खड़े होके अपने आप से बातें करना कि पूजा तू कर सकती है, ऐसा नहीं है कि तेरे बस की नहीं है, तू कर सकती है, ऐसा करके बात करती थी। कभी रो भी लेती थी कि नहीं भाई, नहीं हो पा रहा, या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो खुद से ही बातें करके फिर मोटिवेशन खुद से ही वो मिलता था कि नहीं, तुझे करना है, इस चीज़ के लिए तुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। और कुछ मोटिवेशनल कोट्स वगैरह, जो अमिताभ बच्चन की कुछ लाइनें हैं, वो सब चीज़ें मैं देखा करती थी, सुना करती थी। ओके, तो जो मोटिवेशनल कोट्स की आप बात कर रहे थे, तो अगर याद हो तो सुनाओ एक, तो जो बच्चे देख रहे हैं मोटिवेट होंगे। अभी तो वो दिमाग से थोड़ा निकल गया है, बट फोन में मैं लिख कर लाई हूँ, मैं देख ओके, हाँ प्लीज। जैसे कि ये कोट्स है, ये मुझे अच्छा लगता था। सच होने के खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना। जब नजदीक से देखो तो खुशियों के आंसू आए, तू अपनी नजरों को वो मंजर देना। ओके, अभी आपकी स्ट्रेटेजी डिटेल में सब्जेक्ट वाइज अगर हम पूछें आपको कि मैथ आपने कैसे तैयार किया और उसके लिए कौन से किताब यूज करी आपने, ऐसे सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे, जीके जीएसपी, और फिर उसके बाद कंप्यूटर तो उस टाइम था नहीं, है ना? तो जैसे रीजनिंग के लिए क्या क्या, और इस सब के बारे में थोड़ा बताओ। मैं पहले मैथ का ही बताओ।
मैथ्स का मैंने बेसिक से सारा पहले बुक से ही मैंने सारी क्लियर की चीज़ें। आर.एस. अग्रवाल की बुक आती थी, एम.आई.एस. मिश्रा की बुक आती थी, वो मैंने पूरा बनाया। फिर 7300 की बुक आई, वो भी मैंने पूरा बनाया। चाहे जितना टाइम लगे मैं उस पे टाइम देती थी, और जो क्वेश्चन लगते थे कि ये बार-बार रिपीट हो रहे हैं बट फिर भी मेरे से नहीं बन रहे हैं, तो वो नोट डाउन करती थी। कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ ट्रिक्स होते थे जो एग्ज़ाम में बेसिकली वो रिपीट होते थे बार-बार, तो उसे मैं मैथ्स के नोट्स बनाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूला के, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो मेरे से बार-बार गलती होते थे। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी शॉर्ट तरीके से वो बन सकते हैं, बट वही लॉन्ग मेथड में यूज़ करती थी, तो उस वो सब ट्रिक्स मैं अपने नोट्स में दे लिख लेती थी, नोट डाउन कर लेती थी। और मैथ्स के लिए पहले बेसिक क्लियर करके फिर प्री तो मेरा उसी से हुआ, बुक से ही मैंने सारे बेसिक क्लियर करके मॉक टेस्ट काफ़ी लगाई। फिर मेंस के लिए मैंने 3 महीने का एक क्रैश कोर्स आया गगन सर का, वो मैंने लिया, परचेज़ किया। फिर उससे जो मेरी एडवांस मैथ वीक थी, वो उससे मैं कवर की। एडवांस मैथ के लिए मैं मल्टीपल वो जितने क्लासेस कराए उनको मैं 2 बार पढ़ी हूँ, 2 बार रिवाइज़ की हूँ, उनसे मैं फ़ॉर्मूला, उनसे मैं ट्रिक्स वगैरह सब नोट डाउन की नोट कॉपी में। फिर जब एग्ज़ाम आता था, तो एग्ज़ाम के पहले मैं रिवीजन करती थी उसका, 2-3 बार उसे पढ़ लेती थी, तो सारे वो याद रहते थे। और जीके जीएस कैसे किया आपने? जीके जीएस के लिए मैं करंट अफेयर के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू हो गया, फिर पहले क्रेजी जी की ट्रिक्स आती थी उसपे, तो करंट अफेयर के लिए तो मैं यूट्यूब पे डिपेंडेंट थी। वीकली करंट अफेयर या फिर मंथली करंट अफेयर सारा करती थी, और स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस एसएससी का रहता था, और अभी भी रहता है। स्टैटिक जीके ज़्यादा वो पूछते हैं, या फिर जीके का अनप्रेडिक्टेबल भी होता है कभी-कभी, तो बेसिकली आप लूसेंट से पढ़ो। लूसेंट अगर नहीं समझ में आया तो आप ऑब्जेक्टिव लूसेंट ले लो, उससे कवर करो। और प्रीवियस ईयर तो ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लूसेंट और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके यूट्यूब से ही है सब। इंग्लिश के लिए कैसे आपने तैयारी करी? क्या-क्या किताबें आपने यूज़ करी? इंग्लिश के लिए मैंने एमबीए पब्लिकेशन की बुक बनाई हूँ। मैं प्रीवियस ईयर सारे उसमें दिए रहते हैं, वो मैंने कवर किया। फिर ग्रामर के लिए मैंने नीतू मैम की बुक से पूरा ग्रामर अपना मजबूत किया। नीतू मैम की बुक एटलीस्ट 3-4 बार मैंने अच्छे से पढ़ी थॉरोली, और फिर रिवीजन के लिए तो मैंने मल्टीपल टाइम उसी को पढ़ा है। और वोकैब के लिए मैं वोकैब 24, अड्डा की भी एक ऐप आती है, और ऐसे वोकैब 24 और द हिंदू, ये 2 ऐप मैं रखा करती थी। उसमें डेली मॉर्निंग में 10 क्वेश्चन आते थे वोकैब के, 10 क्वेश्चन आते थे जीके के, 10 क्वेश्चन आते थे करंट अफेयर के, जो एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होते थे, तो वो मैं मॉर्निंग में करती थी। इंग्लिश के लिए मैं ये 3 चीज, एमबी और नीतू मैम की बुक, और मॉक टेस्ट तो है ही, और 2 ऐप। ये वोकैब याद रखने का क्या तरीका था? वोकैब भूल जाते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट, जैसे अभी 10 दिन कुछ याद किया, फिर वो भूल जाते हैं, फिर अगली बार कुछ याद करते तो फिर वो मतलब पहले का याद नहीं रहता। कैसे करते थे वो सारा? कुछ वोकैब होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, तो वो तो याद आ जाते हैं। जो वोकैब रिपीट नहीं होते हैं, फिर जो नए-नए वोकैब आ रहे हैं, तो आप उसे नोट डाउन कर लो। मैं इंग्लिश की अलग नोट कॉपी रखी हूँ, उसमें वोकैब जो नए-नए वर्ड है, जो मुझे याद करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं उसे नोट डाउन करती थी, और वो लगते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ से रिलेटेड है, तो मैं उसे नोट डाउन करके उसे मल्टीपल रिवीजन करती थी। ओके। और रिवीजन कैसे करती थी? इतने सारे सब्जेक्ट हो गए, मैथ पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, फिर वोकैब पढ़ना है, इंग्लिश में ग्रामर भी करना है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कैसे आप करती थी? मतलब दिन में सारे सब्जेक्ट टच करना है, 1-1 घंटे पढ़ना है, या फिर एक दिन एक चीज पढ़ना है, अगले दिन दूसरी चीज पढ़ना है? कैसे पूरा रिवीजन साइकिल रहता था? रिवीजन के टाइम पे तो मैंने मैथ्स के नोट्स बना रखे थे, वो नोट्स से मैं रिवाइज करती थी, और इंग्लिश के भी मैं नोट्स बना रखी थी, तो उससे से रिवीजन हो जाता था। सारे के आप पढ़ते-पढ़ते आप नोट्स वो बन जाते हैं, तो वो नोट्स से मैं रिवीजन करती थी। ओके। तो आपने सारी पढ़ाई घर से, अपना यूट्यूब से ही सारी पढ़ाई लिखाई करी ऑनलाइन तरीके से। तो बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुखई नगर आ पाए, या फिर ऑफलाइन कहीं कोचिंग ले पाए। आपको भी पता है बहुत सारे पैसे लगते हैं कोचिंग लेना, फिर वहाँ रहने का भी आपको बंदोबस्त करना पड़ता है। तो आप जो बच्चे हैं उनको क्या कहोगे जो घर से मतलब तैयारी करना चाह रहे हैं, यूट्यूब से ही पढ़ना चाह रहे हैं? क्या यूट्यूब से तैयारी करके सिलेक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। यूट्यूब पे कई सारे फ्री मटेरियल, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे अभिनय सर ने तो पूरी कोर्सेज ही फ्री में डाल रखी है, तो आप यूट्यूब से ईजिली निकाल सकते हो। मैथ्स यूट्यूब में मिल जाएंगे, इंग्लिश के क्लासेस भी यूट्यूब में मिल जाएंगे, तो सारी चीज़ यूट्यूब में मिल जाएंगे। और जितने भी आप क्लासेस कर लो, जितने आप रिसोर्सेज जुटा लो, मेनली आपको सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ फोकस और सेल्फ स्टडी ही काम आते हैं। आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, उसी से रिजल्ट होगा,
और यूट्यूब पे बेसिक सारे क्लासेस अवेलेबल है। आप कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आप वो यूट्यूब से कवर कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक दिक्कत आ रही है बच्चों को, काफ़ी सारे मैसेज भी आते हैं कि घर पे रह के डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वहीं पढ़ाई की भी चीज़ मतलब अगले सर क्लास ऊपर ले रहे हैं, नीचे और कुछ दिख रहा है उनको सजेशन में। तो कहाँ वो नीचे चले जाते हैं, कब घंटों बर्बाद हो जाते हैं पता नहीं चलता। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत पढ़ने की भी सारी चीज़ें हैं और डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, कैसे मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचें? सबसे पहले तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। वो चीज़ें क्लियर है तो ऑब्वियसली जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होगे, जब भी आप कुछ अदर चीज़ें देखोगे तो आपको वो याद आएगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आपको किसके लिए पढ़ना है? अपने लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली को और ऊपर ले जाना चाहते हो। तो वो डिस्ट्रैक्शन तो आपको आएगी बीच में। वो आजकल सोशल मीडिया पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आपको उसका पॉजिटिव वे में आपको यूज़ करना होगा। वो उसका आप ही ध्यान रख सकते हो। ओके। अभी जो नए बच्चे आपको देख रहे हैं, जो आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, है ना? तो उनके लिए आप मतलब वो अगर स्ट्रेटजी वाइज़ और फिर मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव से कुछ बातें बताना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो, तो क्या बोलोगे उनको? जो नए बच्चे हैं उनके मन में पहले तो डाउट होगा कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, या फिर दूसरी बात ये भी कि आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं थी। मैं जब मेरा रिज़ल्ट आया तब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। उसके पहले मैं ज़ीरो थी, ना सोशल मीडिया पे थी, ना कोई ज़्यादा फ्रेंड्स थे मेरे। तो मैं नए बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि आपको जो करना है आप उसका टारगेट लेके चलो कि मुझे ये 2024 वाला निकालना है तो निकालना है। चाहे उसके लिए मुझे कितने भी सैक्रिफाइसेस क्यों ना करना पड़े। आपकी आज की जर्नी, आपकी आज की मेहनत आगे रंग लाएगी। फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने उस टाइम पे ये किया नहीं। तो आप डेडिकेटेड होके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि अदर सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों पे। ओके। अब ये आपके रिजल्ट के दिन की बात करें तो एक लड़की जो घर पे रह के संघर्ष कर रही है, इतना कुछ देख रही है और मेहनत कर रही है, अपनी पढ़ाई को भी समय निकाल रही है और ऐसे माहौल में जहाँ मतलब जनरली इतना सपोर्ट नहीं करते हैं लड़कियों को, है ना? और लड़कियों के लिए बहुत प्राइवेसी होती है कि इनको बाहर नहीं भेजना है ना? बहुत सी चीज़ें होती हैं कि पढ़ाई भी मतलब वो जो लड़कों को दिया जाता है उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं दिया जाता है। तो वो लड़की जब एक्साइज इंस्पेक्टर बनती है, 3 स्टार जब लगा के अपना फोटो डालती है, सब रिलेटिव्स देखते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं, घर वाले देखते हैं, तो कैसा माहौल था? फिर कैसे रिएक्शन थे? अभी किस तरीके से लोग देखते हैं सारी चीज़? जिस टाइम मैं पढ़ाई करती थी उसमें कई रिलेटिव्स होंगे जो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि पढ़ के क्या ही कर लेगी, शादी करना है, चूल्हे-चौके करने हैं। तो मैं उन्हें यही कहना और फिर वही रिलेटिव्स रिज़ल्ट हो जाने के बाद फिर आपकी वाहवाही करते हैं, आपसे मिलने को, आपसे बात करने को फ़ोन हमेशा करते रहते हैं। तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि आप दूसरों पे ध्यान मत दो। आप सिर्फ़ अपना अपने हार्ड वर्क पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी मेहनत पे फ़ोकस रहो और पेरेंट्स को कुछ करके दिखाओ ताकि उन्हें भी प्राउड फ़ील हो कि नहीं हमने अच्छा किया है इसे पढ़ा-लिखा कर। अभी एक्साइज इंस्पेक्टर आपने किया, अभी एएसओ कर रहे हो, तो कौन-सा बेस्ट है? मतलब जैसे लोकेशन वाइज़ तो आप दिल्ली आना चाह रहे थे इसीलिए आए या फिर आपको वर्क लाइफ में भी आपको कौन-सा बेस्ट लगा? दोनों जॉब की अलग-अलग प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। मैं ना ये कहूँगी कि ये बेस्ट है, ना ये कहूँगी कि ये बेस्ट है। जीएसटी इंस्पेक्टर की है कि वो फील्ड जॉब और डेस्क जॉब दोनों है। आप उसमें बोर नहीं होगे, उसमें आपको ऑप्शन काफ़ी मिलेंगे एक्सप्लोर करने के। आप उसमें कस्टम में जॉब कर सकते हो, प्रिवेंटिव में जॉब कर सकते हो। उसमें आपको काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, डीआरआई में लोग जाते हैं, बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते हैं। तो वो जॉब भी काफ़ी अच्छी थी। लोकेशन अगर मुझे दिल्ली मिल जाती तो मैं पहले वही ऑप्ट करती जीएसटी इंस्पेक्टर। बट मुझे ये था कि ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, उस जॉब में थोड़ी 3 साल पे ट्रांसफ़र होती है, ज़ोनल ट्रांसफ़र, तो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए थी, मुझे 9 टू 5 वाली जॉब चाहिए थी। मुझे ये नहीं था कि मुझे सर्च पे जाना है, रेट पे जाना है, वैसा कुछ नहीं था मेरा। तो इसलिए मैंने ऐसा ऑप्ट तो किया। आप सिंगल लड़के वहाँ पे थे, वो भी आप छोड़ के आ गए आप, तो वहाँ तो हाँ। कोई अब लड़कियाँ है ही नहीं है। हाँ, वो न्यूली बैच तो एकदम नहीं है, वो पुरानी लेडीज़ हैं कुछ-कुछ, तो वो भी ये बन गई, सुपरिटेंडेंट बन गई हैं। तो अभी दिल्ली में आपका एएसओ जब आप जाते हो जॉब करने तो पूरा रूटीन कैसा रहता है? सुबह कितने बजे निकलते हो? शाम तक कितने बजे तक घर रूम पे लौट पाते हो आप? यहाँ पे अभी मैं जिस ऑफ़िस में हूँ वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल है। ऐसे ऑफ़िस ड्यूटी 9 टू 5:30 है, बट अभी ऑफ़िस जाना 10 बजे तक हो जाता है, 10 बजे तक पहुँचना होता है और 5 बजे निकल जाती हूँ। तो सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर वही रूटीन डेली का कुछ-कुछ पढ़ लेती हूँ, अगर पढ़ना हुआ नॉवेल्स वगैरह तो पढ़ लेती हूँ, फिर ऑफ़िस कैसा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिपेंडेंट हूँ, अच्छी जॉब है, वेल रेपुटेड मिनिस्ट्री में हूँ। फैमिली में जानते हैं लोग, सुनते हैं, वो अच्छा कहते हैं। कितनी सैलरी आती है हर महीने? 4600 ग्रेड पे है तो सैलरी तो अभी इकट्ठे जैसे 2 महीने की आई तो मुझे अभी पता नहीं चला। जब मैं वो ये एक्स सिटी है, वो बाई सिटी थी। वो बाई सिटी थी तो 70,000 के आस-पास आती थी। ये एक्स सिटी है तो यहाँ 72-73 के आस-पास इन हैंड सैलरी है। ग्रॉस सैलरी 87,000 है।
तो आईफोन ले लिया अभी आपने? नहीं, मैंने आईफोन नहीं लिया। क्या सपने हैं आपके आगे? क्या करना है? सपने तो मेरे थे यूपीएससी के कि मैं यूपीएससी करूं, बट वो बैकअप मजबूत नहीं था मेरा, वो बैकग्राउंड मजबूत नहीं था कि कुछ बैकअप रखना है, तो मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन की। तो इस जर्नी में ही 4 साल लग गए हैं। तो फिर मैं वो थोड़ा सा अंदर से, और जब सैलरी आ जाती है, आने लग जाती है, तो थोड़ी सी पढ़ाई पे ये हो जाता है। तो करना तो अभी भी है, बाकी देखते हैं। ओके, चलिए लगभग हमने सारी चीज़ इसमें कवर कर ही ली है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ चीज़ छूट रही है या फिर आप कोई मैसेज देना चाहते हो जो नए बच्चे देख रहे हैं या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस जर्नी में, आपका तो पहले अटेम्प्ट में हो गया, कोई 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गए और सफलता हासिल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए या फिर जनरली कुछ भी मैसेज हो आपके, क्या कहोगे लास्ट में? मैं बच्चों को यही कहूँगी कि आप इतना भी टफ नहीं है और इतना भी हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। आप फोकस होके टारगेट बना के हर दिन पढ़ो कि आपको 8 आवर्स आपको देने हैं इस चीज़ में, और आप ऑनेस्टी के साथ दो। आप ये ना हो कि नहीं, फिर जब आप अपने आप से पूछो तो आप कहोगे हाँ, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपके ऊपर ये बर्डन ना हो कि नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं ये चीज़ कर नहीं पाऊँगी, मैं एडवांस मैथ नहीं कर पाऊँगी। वो सारी चीज़ें आप क्लियर करके एग्ज़ाम देने बैठो फुल प्रिपेयर्ड वे में, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकल जाए। एग्ज़ाम के प्रेशर भी काफ़ी होते हैं बीच उसके पहले आप पेरेंट्स से बात कर लो, फैमिली से बात कर लो, और आपको अच्छा लगेगा। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आप यहाँ पर आए। तो साथियों, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जिस तरीके से पूजा जी ने अपनी जर्नी आप सभी लोगों के सामने रखी, और किस तरीके से एक छोटे से गांव से निकलकर एक लड़की पहले एक्साइज इंस्पेक्टर को ज्वाइन करती है, फिर वहाँ अच्छा नहीं लगा तो 2020 से एएसओ ज्वाइन करके दिल्ली में पोस्टेड है। तो आपको मतलब हार नहीं माननी और रिसोर्सेज की कमी को मद्देनजर रखते हुए आपको तैयारी नहीं छोड़ना है। रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं तो उनमें रह के भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। आपके सामने एग्जांपल ये पहले अटेम्प्ट में उन्होंने सीजीएल क्रैक किया है। तो अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी अभी भी आप कर सकते हो और आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हो। इस चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पर ऐसे ही टॉपर स्टॉक देखने को मिलेंगे, ऐसी मोटिवेशनल जर्नी आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।